हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको साइंस की मैराथन क्लास कराने जा रही हूँ, जो आपकी आने वाली जो एग्ज़ाम है सी टेट का एग्ज़ाम जो आने वाला है उसके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। इसमें मैं आपको सारा साइंस का पूरा जो सिलेबस है वो करवाऊँगी। इसमें ये मैंने जो क्वेश्चन लिए हैं वन लाइनर फॉर्म में लिए हैं और क्वेश्चन के फॉर्म में लिए हैं। जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी प्रकार के क्वेश्चन ले रखे हैं और पूरा जो है सिलेबस करा रखा है। आप इसे एक बार ज़रूर देखिए एग्ज़ाम देने से पहले। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इससे आपसे क्या होगी, बहुत हेल्प मिलेगी आपको एग्ज़ाम टाइम पे। तो शुरू करते हैं आज की जो क्लास है साइंस मैराथन क्लास। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है, घेंघा या गॉइटर रोग किसकी कमी से होता है। तो घेंघा या गॉइटर जो रोग होता है वो होता है आयोडीन की कमी से पूछा जाता है। और दूसरा क्वेश्चन है, भोजन के साथ पहुंचने वाले जीवाणु को कौन सा अम्ल नष्ट करता है। तो जो भोजन हम लेते हैं उसके साथ कुछ हमारे जो हानिकारक जीवाणु है वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी में प्रवेश करते हैं और उसको जो अगर वो प्रवेश कर जाते हैं तो उनको जो नष्ट किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा किया जाता है। अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो हमारी बॉडी पर रिलीज अगर कम होने लगे तो हमें क्या होते हैं, डिजीज होना प्रारंभ हो जाती है। तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, आमाशय का जो आंतरिक स्तर है किस रस को स्रावित करता है। तो जो आमाशय है हमारे शरीर में जो उसका आंतरिक स्तर होता है वो कौन सा रस स्रावित करता है, वो करता है पाचक रस। पाचक रस स्रावित करता है कौन, आमाशय, पूछा जा सकता है। तो आमाशय का जो आंतरिक स्तर होता है जो वो कैसा होता है, श्लेष्मल होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को क्या करता है, रिलीज करता है। पाचक रस को क्या करता है, स्रावित करता है। तो आमाशय क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को रिलीज करता है, पाचक रस को स्रावित करता है। और क्या होता है, जो उसका जो आंतरिक जो आंतरिक स्तर होता है वो कैसा होता है, श्लेष्मल होता है। इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए। अगला जो क्वेश्चन है वो है, प्रोटीन को सरल पदार्थों में कौन सा रस द्वारा विघटित किया जाता है। जो प्रोटीन है उसको सरल पदार्थों में पाचक रस या उसे पाचक रस को ही क्या कहते हैं, जठर रस कहते हैं। उसके द्वारा क्या किया जाता है, उसको सरल पदार्थों में विघटित किया जाता है, पूछा जा सकता है। और आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि आमाशय क्या करता है, हमारा पाचक रस स्रावित करता है। इम्पोर्टेंट है। प्रोटीन को सरल पदार्थों में कौन तोड़ता है, पाचक रस तोड़ता है। और पाचक रस किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, आमाशय के द्वारा रिलीज किया जाता है। अगला है, आमाशय का आकार कैसा होता है। तो जो आमाशय है उसका जो आकार है वो कुछ यू आकार का इसका आकार होता है, पूछा जा सकता है। इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए। आहार नाल में सबसे चौड़ा भाग किसका होता है। तो आहार नाल जो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका जो सबसे जो चौड़ा भाग होता है वो होता है आमाशय का होता है, पूछा जा सकता है कि जो हमारा जो आहार नाल है उसका जो सबसे चौड़ा भाग होता है वो किसका होता है, आमाशय का होता है। अगला क्वेश्चन है, आमाशय किनके बीच में स्थित होता है। तो आमाशय जो होता है ग्रेसिका और छोटी आंत के बीच में उपस्थित रहता है। ऊपर से किससे जुड़ा रहता है, ग्रेसिका से जुड़ा रहेगा और नीचे से किससे जुड़ा रहता है, जो है छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा रहता है। बीच में क्या रहता है, आमाशय रहता है, पूछा जा सकता है। इसकी जो स्थिति है वो पूछी जा सकती है। ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि मैंने रैंडमली कहीं से क्वेश्चन डाले हों। ये जो है, जैसे अभी आमाशय के बारे में बात हो रही तो टोटल आमाशय के बारे में यहाँ पे क्या होगा, बात होगी कि क्या होता है। उससे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्वेश्चन मैंने इसमें डालने की कोशिश की है। ऐसा नहीं है कि मैंने कहीं से उठा के कहीं के क्वेश्चन कहीं पे डाले हो, आगे पीछे नहीं है। सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन है, जिससे आपको क्या होगा, कहीं कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि आमाशय का पहले मैंने ये पढ़ा था बाद में ये पढ़ लिया, ऐसा नहीं है। तो सीक्वेंस वाइज आपको क्वेश्चन देखने को यहाँ पे मिलेंगे। ठीक।
अब बात करते हैं कि आमाशय की भित्ति किस प्रकार की होती है। तो जो आमाशय की भित्ति होती है वो होती है मोटी होती है और एक थैलीनुमा क्या होती है उसकी संरचना होती है। आकार पूछा गया यू आकार का था। अगर भित्ति के बारे में पूछा गया कि भित्ति कैसी होती है तो मोटी भित्ति होती है और एक थैलीनुमा संरचना होती है। अगला है मानव में भोजन के पाचन का क्रम बताइए। जो हमारा जो हम ह्यूमन बीइंग है उनमें कैसे पाचन होता है यानी कि क्रम क्या होता है, पहले भोजन कहाँ जाता है फिर कहाँ जाता है, इस प्रकार का जो क्रम है वो हमेशा क्या होता है पूछा जाता है। तो मानव का जो भोजन का पाचन है पहले क्या करेगा भोजन लेगा यानी कि अंतः ग्रहण करेगा, उसके बाद क्या होगा पाचन होगा भोजन का, उसके बाद क्या होता है अवशोषण होता है भोजन का, उसके बाद स्वांगीकरण होता है भोजन का और फिर जो बच गया भोजन हमारा जो हमारी बॉडी ने एक्सेप्ट नहीं किया फिर उसका क्या होता है निष्कासन होता है। ये क्या है जो मानव का जो पाचन होता है उसका क्या है क्रम है। ठीक, अंतःग्रहण होगा फिर पाचन होगा फिर अवशोषण होगा फिर स्वांगीकरण होगा फिर क्या होगा निष्कासन होता है। ठीक, क्वेश्चन है आगे कि पाचन तंत्र का निर्माण किन से होता है, यानी कि जो पाचन तंत्र है जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उनके निर्माण में कौन कौन सहायक होता है। तो मुंह गुहिका होगी, ग्रसिका होगी, आमाशय होगा, सुद्रांत हो गया, वृदांत हो गया और फिर क्या होती है गुदा जुड़ी रहती है। ये क्या था जो हमारा भोजन हमने लिया उसके पाचन का क्रम था, यानी कि पहले क्या होगा फिर क्या होगा ऐसा था। लेकिन अभी पाचन तंत्र का जो क्रम है, अभी पहले हमारे पाचन का क्रम था वो अलग है, अब क्या है पाचन तंत्र का क्रम है कि पाचन तंत्र जो हमारे शरीर में पाया जाता है उनका क्रम क्या होता है। तो उनका क्रम भी यही होता है कि पहले मुंह गुहिका होती है, उसके बाद ग्रसिका जुड़ी रहती है, ग्रसिका किससे जुड़ी रहेगी फिर आमाशय से जुड़ी रहेगी, आमाशय सुद्रांत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा रहेगा यानी कि छोटी आंत से जुड़ी रहती है। यहाँ पे सुद्रांत को एनसीईआरटी में यहाँ पे सुद्रांत नाम दिया गया है। इसका जो मतलब है स्मॉल इंटेस्टाइन है यानी कि छोटी आंत है। उसके बाद किससे सुद्रांत किससे जुड़ा रहेगा वृदांत यानी कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है उससे जुड़ा रहेगा यानी कि बड़ी आंत से जुड़ा रहेगा। उसके बाद जो वृदांत है या फिर किससे जुड़ा रहेगा गुदा से जुड़ा रहता है। ये क्रम भी पूछा जा सकता है कि पाचन तंत्र का क्रम बताइए, ये अलग है और पाचन का जो क्रम है वो क्या है अलग है। आपको दोनों याद रखने होंगे कि पाचन तंत्र का क्रम क्या है और पाचन का जो क्रम है वो क्या है। ठीक, आई होप आपको ये जितना भी मैं करा रही हूँ ये समझ में आ रहा होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है छोटी आंत कितने मीटर लंबी होती है पूछा गया है। तो छोटी जो आंत होगी यानी कि स्मॉल जो इंटेस्टाइन होगी हमारी वो कितने मीटर लंबी होती है, वो 7.5 मीटर क्या होती है लंबी होती है, पूछा जा सकता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है बड़ी आंत कितने मीटर लंबी होती है। तो बड़ी आंत जो होती है 1.5 मीटर क्या होती है लंबी होती है। ऐसा नहीं है कि जो छोटी आंत होगी उसकी लंबाई कम होगी और जो बड़ी आंत है उसकी लंबाई अधिक होगी, यानी कि जो छोटी आंत है उसकी लंबाई अधिक होती है 7.5 मीटर कुछ इसकी लंबाई होती है, जबकि जो बड़ी आंत है उसकी लंबाई कितनी होती है 1.5 मीटर क्या होती है इसकी लंबाई होती है बड़ी आंत की। ठीक, छोटी आंत की लंबाई आपको मालूम होगी, बड़ी आंत की आपको लंबाई मालूम होगी और कभी कभी क्या होता है इनका रेशियो पूछा जाता है। तो आप अगर आपको क्या हो इनकी लंबाई मालूम है तो आपका इसका रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक, अगला है क्वेश्चन पित्त रस का स्राव कौन करता है। जो पित्त रस होता है, जो पित्त रस होता है हमारे शरीर में जो रिलीज होता है वो किसके द्वारा किया जाता है, यकृत के द्वारा किया जाता है। इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। जो पित्त रस का जो स्राव होता है वो किसके द्वारा किया जाता है, वो किसके द्वारा किया जाता है, यकृत के द्वारा किया जाता है। यकृत का मत इंग्लिश का होता है लीवर के द्वारा किया जाता है। ठीक,
अगला क्वेश्चन है, पीतरस किसके पाचन में जो है सहायक होता है, इनकी पीतरस किसके द्वारा रिलीज हुआ, यकृत के द्वारा रिलीज हुआ। और वो पीतरस जो हमारे इसमें रिलीज हो रहा था हमारी बॉडी में, वो किसके पाचन यानी कि किसको डाइजेस्ट करेगा, वो वसा को क्या करेगा, डाइजेस्ट करता है। कौन, पीतरस। इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है कि वसा का पाचन जो है कौन सहायक होता है हमारी बॉडी में, वो होता है पीतरस। और पीतरस जो स्रावित किया जाता है वो किया जाता है यकृत के द्वारा। ठीक। अगला क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन को किस रस द्वारा सरल पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है। जो हमारे कार्बोहाइड्रेट है, जो प्रोटीन है, उसको सरल जो पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है वो किया जाता है अग्नाशयी रस के द्वारा। यानी कि जो विखंडन होता है, जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जो हमारे कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं या प्रोटीन पाई जाती है, उनको जो सरल पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है वो किया जाता है अग्नाशयी रस के द्वारा। पहले मैंने आपको बताया कि प्रोटीन का जो सरल पदार्थों में विघटन था वो किसके द्वारा किया गया था, वो किया गया था पाचन रस के द्वारा किया गया था। अगर आपको कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पूछा जाता है, अग्नाशयी रस के द्वारा क्या किया जाता है, उसका सरल पदार्थों में क्या किया जाता है, विघटन किया जाता है। इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि जो हमारा शरीर है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में यानी कि जटिल फॉर्म में उसको लेता नहीं है, एक्सेप्ट नहीं करता है, उसके लिए उसको विघटन होना उसका क्या है, जरूरी है। इसलिए हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है, जो प्रोटीन है, उसका जो वसा है, उसको क्या करते हैं, उसका जो सरल पदार्थ है उसका क्या करते हैं, विघटन करते हैं। ठीक। अब जो है क्वेश्चन आगे कि कार्बोहाइड्रेट पाचन में किसमें परिवर्तित हो जाता है। यानी कि जो हमारी बॉडी है वो कार्बोहाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में क्या करेगी, एक्सेप्ट नहीं करेगी। अब क्या है, कार्बोहाइड्रेट का विघटन हो गया है। विघटन होने से क्या हो गया, अब वो ग्लूकोज के रूप में क्या हो गया है, चेंज हो गया है। अब ग्लूकोज के फॉर्म में क्या करेगा, हमारी जो बॉडी है उसको क्या करिए, एक्सेप्ट करेगी। यानी कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन किस रूप में हो जाता है, ग्लूकोज के रूप में हो जाता है। इंपोर्टेंट रहेगा, पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं वसा के बारे में कि वसा जो है हमारे शरीर में जाने के बाद किस में परिवर्तित हो जाता है, वो हो जाता है ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट किस में, ग्लूकोज में, वसा ग्लिसरॉल में। जबकि जो प्रोटीन है वो किस में परिवर्तित हो जाता है, वो हो जाता है एमिनो अम्ल के रूप में। ये तीनों पूछे जा सकते हैं, इम्पोर्टेंट है, आप इसको जरूर नोट कीजिएगा कि कार्बोहाइड्रेट जो है ग्लूकोज के रूप में डाइजेस्ट होता है हमारी बॉडी में, और जो वसा है वो ग्लिसरॉल के रूप में, और प्रोटीन जो है एमिनो अम्ल के रूप में हमारी जो बॉडी में क्या करती है, उसका जो होता है डाइजेस्ट होती है, यानी कि पाचन होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताइए। कि जो हमारे शरीर में जो सबसे बड़ी ग्रंथि पाई जाती है वो कहलाती है यकृत। यकृत क्या कहते हैं, हमारे शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अगला क्वेश्चन है, आमाशय में किस अम्ल का स्राव होता है जो भोजन पर क्रिया करते हैं। जो आमाशय में जो स्राव होता है वो होता है पाचक रस का स्राव होता है। इंपोर्टेंट है, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है। अगला क्वेश्चन है, क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान अनेक परिवर्तन होते हैं, उसे क्या कहा जाता है, परवर्ध होगा यहाँ पे, अनेक क्या होते हैं, परवर्ध होते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, दीर्घ रोम कहा जाता है। जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, इनकी छोटी आंत है, उसमें क्या होती है, उसकी जो आंतरिक भित्ति होती है उसमें अंगुली के समान अनेक परवर्त पाए जाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, दीर्घ रोम कहा जाता है। आगे मैं बताऊंगी कि दीर्घ रोम का रोल क्या होता है। अभी इतना ही है कि क्षुद्रांत की जो आंतरिक भित्ति है उसमें क्या होते हैं, अंगुली के समान जो परवर्त निकले रहते हैं उसे क्या कहा जाता है, दीर्घ रोम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अमीबा अपने भोजन का पाचन कहाँ करता है। तो अमीबा जो है अपने भोजन का जो पाचन है वो करता है खाद्य धानी में, क्या करता है, अपना भोजन का पाचन करता है। अमीबा में भी क्या है, एक ऐसा जीव है जो क्या करता है, अपना जो भोजन है, जब उसको भोजन का महसूस होता है कि उसे अब भोजन प्राप्त होने वाला है, यहाँ पे उसका भोजन है, तब वो क्या करता है, अपना जो
प्रवर्ध है यानी प्रोजेक्शन है अपने शरीर से बाहर निकालता है, और प्रोजेक्शन बाहर निकाल के वो क्या करता है, उस भोजन को पकड़ लेता है, और पकड़ने के बाद उसे कहाँ स्टोर करता है, खाद्य धानी में स्टोर करता है, और खाद्य धानी से ही उसका पाचन क्या होता है, फिर वहाँ पे कोई अम्ल क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। अम्ल रिलीज होने से क्या होता है, उसका पाचन क्या हो जाता है, जो उसने भोजन पकड़ा था और उसका क्या होता है, पाचन होना शुरू हो जाता है। इम्पोर्टेंट है। अमीबा के बारे में मैंने आपको बता दिया कि कैसे उसका भोजन का पाचन होता है, कैसे भोजन पकड़ता है। और अमीबा के बारे में एक क्वेश्चन ये बनता है कि अमीबा का जो आकार है वो अनियमित होता है, यानी कि जो अमीबा है उसका आकार फिक्स नहीं होता है। वो अपना जो आकार है वो अपनी जगह के हिसाब से, अपने जो उसका भोजन है, भोजन उसको कहाँ पे मिल रहा है, कहाँ पे भोजन नहीं है, उसके हिसाब से जो अपना आकार है वो हमेशा क्या करते रहता है, चेंज करता रहता है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमीबा किसका आकार अनियमित होता है, अगर आपको ऑप्शन में अमीबा मिलता है तो आप अमीबा को टिक कीजिएगा, क्योंकि अमीबा का आकार क्या होता है, अनियमित होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, स्टार फिश किन जंतुओं का आहार करती है। जो स्टार फिश है वो हमारे किन जंतुओं का आहार करती है, वो करती है कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं का क्या करती है, आहार करती है। पूछा जाता है कि स्टार फिश किनका आहार करती है, जो जिनके पास, जिन जंतुओं के पास क्या पाई जाती है, कैल्शियम कार्बोनेट का कवच पाया जाता है, उनका क्या करती है, आहार करती है। कौन? स्टार फिश। ठीक। अगला क्वेश्चन है, दांतों का क्रम बताइए। दांतों का क्रम भी पूछा जाता है। तो दांतों का जो क्रम है वो क्या है, कृंतक है, फिर है रत्नक है, फिर अग्रचर्वणक दांत पाए जाते हैं, फिर चर्वणक दांत पाए जाते हैं। यानी कि 4 प्रकार के हमारे जो दांत है वो पाए जाते हैं। कृंतक है, रत्नक है, अग्रचर्वणक है और चर्वणक क्या है, दांत पाए जाते हैं हमारे मुंह में। ठीक। अगला क्वेश्चन है, जीवाणु किनमें नष्ट करता है, यानी कि जीवाणुओं को कौन नष्ट करता है। तो जीवाणुओं को करता है आमाशय। आमाशय क्या करता है, जीवाणुओं को नष्ट करता है। और आमाशय में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है, जीवाणुओं का भक्षण करता है। इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, भोजन का संपूर्ण पाचन कहाँ होता है। जो भोजन है उनका जो संपूर्ण पाचन है वो कहाँ होता है, छोटी आंत में, यानी कि क्षुद्रांत भी कहा जा सकता है, स्मॉल इंटेस्टाइन भी कहा जाता है, जिसकी लंबाई 7.5 मीटर होती है। वहाँ पे क्या होता है, हमारा जो भोजन है उसका संपूर्ण जो है डाइजेस्ट होता है, कहाँ पे, छोटी आंत में। अगला क्वेश्चन है, मल का निर्माण कहाँ होता है। जो हमारा मल बनता है उसका निर्माण होता है बड़ी आंत में, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, मल का निर्माण होता है, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, वृद्धांत का प्रमुख कार्य क्या है, यानी कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है, यानी कि जो बड़ी आंत है, उसका जो प्रमुख कार्य क्या है उसके बारे में पूछा जा सकता है। जो वृद्धांत है उसका जो प्रमुख कार्य है वो जल एवं लवणों का अवशोषण क्या करता है, लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा किया जाता है। पूछा जा सकता है कि जो जल होता है, वाटर होता है और लवण होते हैं, उनका जो अवशोषण है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो किया जाता है बड़ी आंत के द्वारा किया जाता है। बड़ी आंत भी लिखा जा सकता है, वृद्धांत भी लिखा जा सकता है, लार्ज इंटेस्टाइन भी कहा जा सकता है। तो आप यहाँ पे कंफ्यूज ना हुए कि जल और लवण का जो अवशोषण है वो बड़ी आंत के द्वारा किया जाता है, जबकि छोटी आंत के द्वारा भोजन का संपूर्ण पाचन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जुगाली करने वाले जंतु को क्या कहते हैं। जो जुगाली करते हैं उन जंतु को क्या कहा जाता है, रोमंथी कहा जाता है। पूछा जा सकता है कि जो जंतु, जो जुगाली कौन करता है, जो क्या करते हैं, घास लेते हैं, यानी कि जो जंतु क्या करते हैं, घास लेते हैं। ज़्यादातर जंतु क्या लेते हैं, घास लेते हैं। वो क्या करते हैं, हमेशा जुगाली करते रहते हैं। तो उन जंतुओं को क्या कहा जाता है, रोमंथी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, रोमंथी किस कार्बोहाइड्रेट को पचाने की क्षमता रखते हैं, यानी कि जो रोमंथी वाले जो जंतु है वो किसको पचाने की क्षमता रखते हैं, तो रोमंथी सेलुलोज को पचाने की क्षमता रखते हैं, जबकि ह्यूमन बीइंग ऐसा नहीं कर पाता है। जबकि जो रोमंथी जो जंतु है वो क्या करते हैं, सेलुलोज का पाचन आसानी से
कर लेते हैं, पूछा जा सकता है। रोमन्थियों में सेलोज को पचाने वाले जीवाणु कहाँ पाए जाते हैं? अब हमारे जो सेलोज को पचा रहा है कोई जीव, तो उसको क्या करेगा, जो कोई पाचक रस भी चाहिए होगा जो उसको क्या कर सके, उसका डाइजेस्ट कर सके, उसको जो सरल पदार्थ है उनमें तोड़ सके। तो वो जीवाणु जो है वो बैक्टीरिया कहाँ पाए जाते हैं, उनकी जो बॉडी में, वो पाए जाते हैं छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में एक थैलेनुमा क्या होती है, संरचना होती है। यानी कि जो ऐसे जीव जो रोमन्थी की कैटेगरी में आते हैं, उनमें क्या पाए जाते हैं, जो छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में एक थैलेनुमा संरचना होती है, जिनमें कुछ जीवाणु पाए जाते हैं जो सेलुलोज को पचाने की क्षमता रखते हैं। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, दो एक कोशिक जीवों के नाम पे बताइए ना, कि सिंगल सेल जिनमें एक कोश की जीव होगा। यहाँ पे क्या एक कोश की जीव कौन कौन से होते हैं, पूछा जा सकता है। तो अमीबा और पैरामीशियन सिंगल सेल क्या है, ऑर्गेनिज्म है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, अमीबा के कृत्रिम पाँव को क्या कहा जाता है? जैसे मैंने आपसे कहा कि अमीबा एक ऐसा जीव है जो क्या करता है, अपने जो प्रवर्ध है, प्रोजेक्शन निकालता है बाहर को, उसको क्या कहा जाता है, पादाप कहा जाता है। वो उसके क्या कहलाते हैं, कृत्रिम पाँव कहलाते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन है, पीत रस कहाँ संग्रहित होता है? जो पीत रस जो होता है वो पित्ताशय में संग्रहित रहता है। ठीक। पीत रस के बारे में मैंने आपको पहले डिटेल से बता दिया है। अगला है, किस आयु तक शैशवा काल के सभी दांत गिर जाते हैं? तो 8 वर्ष की आयु तक शैशवा काल के सभी दांत क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, दूध के दांत भी कहा जाता है। जैसे क्वेश्चन है कि शैशवा काल के दांतों का नाम क्या है, उसे दूध के दांत कहा जाता है, जो 8 वर्ष तक क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, दूध के दांतों के बाद कौन से दांत आते हैं? जब 8 वर्ष के बाद जो दूध के दांत थे वो गिर जाएंगे, उसके बाद जो दांत आएंगे उसे कहा जाएगा, स्थायी दांत कहा जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, लाल ग्रंथि या लाला ग्रंथि भी इसे कहा जाता है, कौन सा स्राव उत्पन्न करती है? तो जो लाल ग्रंथि है या इसे लाला ग्रंथि भी कहे जाते हैं, और लाल रस का क्या करती है, स्राव करती है। अगला क्वेश्चन है, लार मंड को किसमें बदल देता है? ऐसे आपको ऑप्शन दिए रहेंगे कि जो लार है हमारा, वो जो मंड है उसको किसमें परिवर्तित करेगा, शकरा में क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है। पूछा जा सकता है, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है कि लार मंड को किसमें चेंज कर देता है, तो शकरा में चेंज कर देता है। अगला क्वेश्चन है, लार मंड को शकरा में बदल देता है, ये तो मैंने आपको बता दिया है। गृशिका में भोजन के गति करने का क्या कारण होता है? इनके जो गृशिका है में जो भोजन है वो हमारा नीचे की ओर जाता है, गति करने का क्या कारण है? तो गृशिका में भोजन के गति करने का कारण क्या है कि आहार नाल में क्या हो रहा है, हमारा संकुचन हो रहा है, इसलिए क्या कर रहे हैं, वो गति कर रहा है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, जब आमाशय खाए भोजन को स्वीकार नहीं करता है, उसे बाहर निकाल देता है, तो इस घटना को क्या कहते हैं? जब आमाशय क्या करता है, हमारा जो भोजन है उसको एक्सेप्ट नहीं करता है और उसे बाहर निकाल देता है, इस घटना को वमन कहते हैं, इनकी वोमिटिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये आमाशय का आकार कैसा होता है? ये मैंने पहले बता दिया, यू आकार का होता है। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन का उत्पाद कौन सी ग्रंथि करती है? जो इंसुलिन है उसका जो उत्पाद होता है, कौन सी ग्रंथि करती है? वो करती है, अग्नाशी ग्रंथि करती है इंसुलिन का उत्पादन। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप इसे जरूर नोट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, पचा हुआ भोजन कहाँ अवशोषित होता है? तो पचा हुआ भोजन जो है हमारे छोटी आंत में क्या होता है, अवशोषित होता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। जो पचा हुआ हमारा भोजन है वो छोटी आंत में क्या होता है, अवशोषित होता है। दीर्घरोम या रसांकुर भी से कहते हैं, पाचन नली में किस भाग में पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं दीर्घरोम या जो रसांकुर है पाचन नली की छोटी आंत में क्या होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि वो अंगुली के समान जो होते हैं, उसके आंतरिक भित्ति पर जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ पे निकले रहते हैं, उसे क्या कहा जाता है, दीर्घरोम या रसांकुर कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन है दीर्घ रोम का प्रमुख कार्य क्या है। तो दीर्घ रोम का जो प्रमुख कार्य है वो है पाचित भोजन को अवशोषित करने के लिए तल क्षेत्र को बढ़ाना, यानी कि जो स्पेस है, स्पेस एरिया है, वो क्या करेगा, बढ़ा देगा। कौन? दीर्घ रोम। कौन बढ़ाएगा? दीर्घ रोम द्वारा बढ़ाया जाता है। जैसे मैंने आपसे कहा था कि दीर्घ रोम के बारे में आगे आपसे डिस्कस करूंगी। तो दीर्घ रोम कहाँ पाए जाते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। और इनका जो कार्य क्या होता है, जो अवशोषित हमारा जो भोजन है उसके लिए वो क्या कर देता है, तल क्षेत्र को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। ठीक। अब अगला क्वेश्चन है कि पाचित भोजन रुधिर में मिलने के उपरांत जटिल पदार्थों में बदल देता है। इस प्रक्रम को क्या कहा जाता है? जो हमारा जो भोजन है जो है वो ब्लड में मिलने के उपरांत क्या हो जाता है, जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में पाए गए थे उसको क्या कर देता है, जटिल पदार्थों में क्या कर देता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में क्या कर देता है, चेंज कर देता है। इस प्रक्रम को क्या कहा जाता है? तो इस प्रक्रम को कहा जाता है स्वांगीकरण। जैसे मैंने आपसे कहा था कि जो पाचन का क्रम है वो क्या है, उसमें एक जो विकल्प था वो स्वांगीकरण का भी था। तो उसमें स्वांगीकरण किसे कहते हैं, यहाँ पर ये बताया गया है। जो पाचित भोजन है जो रुधिर में मिलने के उपरांत उससे क्या करेगा, जटिल पदार्थों में बदल देता है, तो उसे क्या कहा जाता है, स्वांगीकरण कहा जाता है। पूछा जा सकता है कि स्वांगीकरण क्या होता है, इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है वृदांत का प्रमुख कार्य क्या है। जो वृदांत का जो प्रमुख कार्य है, जल एवं लवणों का अवशोषण करना क्या है, वृदांत का प्रमुख कार्य है। ठीक। अगला क्वेश्चन है रक्त में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है। तो रक्त में जो है 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। लाल रक्त कोशिकाएं यानी कि रेड ब्लड सेल्स यानी कि आरबीसी कहा जाता है। श्वेत रक्त कणिकाएं व्हाइट ब्लड सेल्स यानी कि डब्ल्यूबीसी कहा जाता है। और पट्टिकाणु क्या होता है, हमारे ब्लड में पाए जाते हैं। 3 प्रकार की क्या है, कोशिकाएं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी। जो रक्त जो परिसंचरण तंत्र है उसकी खोज विलियम हार्वे जी के द्वारा की गई थी। पूछा जाता है, पहले भी पूछा गया है, इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कौन सी कोशिकाएं सभी भागों तक ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करती है। जो कोशिकाएं हैं जो हमारी ब्लड में पाई जाती हैं उनमें से कौन सी कोशिका ऐसी है जो ऑक्सीजन को पहुंचाने का कार्य करती है। तो वो करती है लाल रक्त कोशिकाएं, इनके रेड ब्लड सेल्स के द्वारा कार्य किया जाता है ऑक्सीजन पहुंचाने का। इसमें जैसे रेड ब्लड सेल्स है, व्हाइट ब्लड सेल्स है, पट्टिकाणु है, सबका क्या है, अलग अलग कार्य क्या है। जबकि ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य किसका है, रेड ब्लड सेल्स का है, यानी कि आरबीसी का कार्य है ऑक्सीजन पहुंचाने का। ठीक। अगला क्वेश्चन है कौन सी रक्त कोशिकाएं हमें बीमारियों से बचाती है। तो जो बीमारियों से बचाने का कार्य है वो कौन सी कोशिकाएं करती है, श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी कि डब्ल्यूबीसी के द्वारा किया जाता है। इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है। जो रक्त का तरल भाग होता है वो क्या कहलाता है, प्लाज्मा कहलाता है। इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है रक्त का थक्का बनाने में सहायक रक्त कोशिकाओं का नाम लिखिए। यानी कि जो रक्त का जो थक्का बनाती है, जैसे मैंने आपसे कहा कि सबका अलग अलग कार्य है। जैसे रेड ब्लड सेल्स का क्या था, ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य था। जो कि व्हाइट ब्लड सेल्स का क्या था, हमारी जो रोग होते हैं उसे बचाने का कार्य किसका था, डब्ल्यूबीसी का था। जबकि जो रक्त का जो थक्का है उसका बनाने का कार्य किसका होता है, पट्टिकाणु का होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है रक्त के प्रमुख भाग कौन कौन से हैं। तो रक्त का जो प्रमुख भाग होते हैं वो होता है प्लाज्मा। और रक्त कोशिकाएं क्या होती है, रक्त का जो है प्रमुख भाग होती हैं प्लाज्मा। यानी कि प्लाज्मा किस फॉर्म में पाया जाता है, लिक्विड फॉर्म में, तरल पदार्थ के रूप में पाया जाता है। और रक्त कोशिका के बारे में आपसे बता दिया कि उनके जो 3 प्रकार के होते हैं, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, पट्टिकाणु, और उनके कार्यों के बारे में भी आपसे बता दिया गया है। तो आप इसे जरूर नोट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है रक्त वाहिनियां कितने प्रकार की होती है। तो रक्त जो वाहिनियां होती हैं वो कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती हैं, धमनी और शिरा पाई जाती है। ठीक।
धमनियों की दीवारें मोटी, धमनी और के बारे में पूछा जा सकता है कि धमनी की दीवारें कैसी होती है, ये पिछली बार पूछा गया है। तो धमनी की जो दीवारें होती है वो मोटी और प्रत्यास्थ फॉर्म में पाई जाती है, पूछा जा सकता है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, धमनियों में अधिक रक्त का अधिक दाब कहाँ पे पड़ता है, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो रक्त का जो दाब होता है वो अधिक कहाँ पे होता है, धमनी पर होता है, और इसकी दीवारें जो होती है मोटी और प्रत्यास्थ होती है, पूछा जा सकता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नाड़ी स्पंद किसे कहते हैं? तो नाड़ी स्पंद धमनियों में रक्त स्पंदन के साथ बहता है, यही स्पंदन जो दर होती है इसे क्या कहते हैं, नाड़ी स्पंदन कहते हैं। जब धमनियों में क्या होता है, रक्त बहता है, तो आप महसूस करते होंगे कि आपको महसूस होता है कि वो क्या कर रही है, स्पंदन कर रही है, तो उसे क्या कहेंगे, नाड़ी स्पंदन भी कहते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन है, स्पंदन दर किसे कहते हैं? तो प्रति जो मिनट, 1 मिनट में जो स्पंदन की संख्या होती है, जो स्पंदन की संख्या होती है उसे क्या कहेंगे, स्पंदन दर कहा जाता है। प्रति मिनट यानी कि 1 मिनट में जितने भी स्पंदन होंगे उनको क्या कहा जाता है, स्पंदन दर कहा जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ वयस्क व्यक्ति की स्पंदन दर क्या होती है? यानी कि जो एक आदमी है जो स्वस्थ है उसकी स्पंदन दर क्या होगी, 70 से 80 क्या होगी, प्रति मिनट क्या होगी, उसकी स्पंदन दर होगी। ठीक। अगला क्वेश्चन है, सिराओं का एक कार्य लिखिए, यानी कि सिराओं का कार्य क्या है? तो सिराओं का क्या कार्य है, रक्त वाहिनियों द्वारा CO2 समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में वापस हृदय में ले आना किसका कार्य है, सिरा का कार्य है। पूछा गया है पहले भी, अभी भी पूछा जा सकता है कि सिरा का क्या कार्य है, जो CO2 गैस को क्या करेगा, वो क्या करेगा, वहां से जो क्या करेगा, शरीर के जो सभी भाग है वहां से लेके आएगा, कहाँ लेके आएगा, हृदय यानी कि हार्ट में लेके आता है, ये सिरा का कार्य है। अगला क्वेश्चन है, हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में कौन ले जाता है? तो ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को कौन ले जाएगा, धमनी ले जाएगा, जबकि जो सभी भागों से जो CO2 गैस को वापस हृदय में जो कौन लेके आएगा, वो लेके आएगा हमारी धमनी। जबकि जो ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को सभी भागों तक पहुंचाने का कार्य किसका होगा, वो होगा सिरा का, सॉरी धमनी का। ठीक। अगला क्वेश्चन है, सिराओं की विशेषताएं लिखिए, इनकी सिरा की क्या विशेषता होती है? तो सिराओं की भित्ति क्या होती है, इसकी पतली होती, जो भित्ति होती है पतली होती है, और सिराओं में वॉल्व लगे रहते हैं जो रक्त को हृदय की ओर क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं। पूछा जा सकता है कि वॉल्व भी किस में लगे होंगे, सिराओं में लगे होंगे, जो क्या करेगा, रक्त को हृदय की ओर प्रवाहित करता है। अगला क्वेश्चन है, केशिकाएं किसे कहते हैं? जो केशिकाएं हैं वो धमनी और सिराओं को ऊतकों में पहुंचकर अत्यधिक पतली नलिकाओं में विभाजित कर देती हैं, जो क्या कहलाती हैं, केशिकाएं कहलाती है। यानी कि जो धमनी और सिराएं क्या कहती है, ऊतकों में पहुंचकर क्या करती है, पतली नलिकाओं में विभाजित हो, ये ऐसी नलिका थी, ये पतली नलिकाओं में विभाजित होगी, अब इसे क्या कहेंगे, केशिकाएं कहा जाता है। अगले क्वेश्चन है, हृदय किसे कहते हैं? तो हृदय पेशियों से बना एक ऐसा पंप है जो शुद्ध रक्त का प्रवाह शरीर के सभी भागों में और सभी भागों से अशुद्ध रक्त का संग्रहण करता है। ये क्या कहलाता है, हृदय यानी कि हार्ट कहलाता है। ठीक। पूछा जा सकता है कि जो हृदय है वो क्या करता है, शुद्ध रक्त का जो प्रवाह है वो सभी भागों तक करेगा, और अशुद्ध रक्त को क्या करेगा, और संग्रहित करेगा। यानी कि जो हमारा धमनी और सिरा है वो किससे जुड़े रहेंगे, हार्ट से जुड़े रहेंगे। धमनी क्या करेगा, हमारा जो CO2 गैस है, सॉरी जो ऑक्सीजन समृद्ध गैस है उसको क्या करेगा, जो ऑक्सीजन समृद्ध रक्त है उसको क्या करेगा, सभी भागों तक पहुंचाएगा। जबकि सिरा क्या करेगा, जो CO2 समृद्ध रक्त है उसको क्या करेगा, वापस हृदय में लेके आएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन है, हृदय का आकार कैसा होता है? तो हृदय का जो आकार होता है वो बंद मुट्ठी के समान होता है। ये बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो कि जो हृदय का आकार होता है वो बंद मुट्ठी के आकार का होता है। अगला क्वेश्चन है, हृदय में कितने अलिंद और निलय होते हैं? तो हृदय में 2 अलिंद पाए जाते हैं और 2 निलय पाए जाते हैं।
अगला क्वेश्चन है हृदय स्पंदन को किस उपकरण के द्वारा मापा जाता है। जो हमारा हृदय है वो क्या करता है, बीट करता है, तो उसको किसके द्वारा मापा जाता है, तो स्टेथोस्कोप के द्वारा क्या मापा जाता है, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है एक वयस्क 24 घंटे में कितना मूत्र करता है, यानी कि एक जो नॉर्मल आदमी है वो 24 घंटे यानी कि एक दिन में वो कितना मूत्र करता है, वो करता है 1 से 1.1 लीटर तक क्या करता है, मूत्र करता है। अगला क्वेश्चन है मूत्र में जल और यूरिया की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। तो मूत्र में जो जल है यानी कि H2O है और यूरिया की मात्रा कितनी है, ये पूछा जा सकता है। तो जो मूत्र है उसमें 95% क्या पाया जाता है, जल यानी कि वाटर पाया जाता है। 2.5% क्या पाया जाता है, यूरिया पाया जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है पसीने का उत्सर्जन किस अंग द्वारा होता है। जो पसीने का उत्सर्जन है वो क्या करेगा, त्वचा के द्वारा, हमारी स्किन के द्वारा इसका उत्सर्जन निष्कासन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है पसीने में क्या क्या पाया जाता है। जो पसीना हमारा बाहर आता है उसमें तो एक वाटर तो होता ही है, दूसरा क्या होता है, उसमें लवण पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है गर्मियों में पसीना आने का क्या लाभ होता है, यानी कि जब हमें पसीना आता है तो हमको क्या लाभ मिलता है, उससे क्या होता है, हमारे शरीर को क्या मिलती है, ठंडक महसूस होती है, यानी कि ठंडक मिलती है। तो पसीना आने का लाभ ये होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है वृक्क खराब होने की स्थिति में शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को कैसे हटाया जाता है। अगर हमारा जो वृक्क है, जो हमारी किडनी है वो खराब हो गई तो उसको किसके द्वारा हटाया जाता है, डायलिसिस के द्वारा हटाया जाता है, क्योंकि उसको हटाना हमारा ज़रूरी होता है। अगर वो नहीं हट पाता है तो हमारा जो अपशिष्ट है वो बाहर नहीं आ पाएगा, और बाहर नहीं आने से जो है मनुष्य की डेथ भी हो सकती है, इसलिए उसको हटाना ज़रूरी है। अगर वृक्क जो किडनियां हैं हमारी खराब हो गई है तो उसको हटाने के लिए क्या किया जाता है, डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट कहूँगी क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है। तो मछली की जंतु कोशिका के अपशिष्ट का नाम बताइए। कि जो मछली होती है वो क्या, जो अपशिष्ट है यानी कि जो उसका जो मूत्र, मल मूत्र जो भी है वो किस फॉर्म में रिलीज करती है, तो अमोनिया गैस के फॉर्म में क्या करती है, रिलीज करती है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि मछली क्या करती है, अमोनिया फॉर्म में अपने अपशिष्ट का निष्कासन करती है। अगला क्वेश्चन है पक्षी, छिपकली, सर्प जैसे कुछ जंतु अपने शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन किस रूप में करती है। मछली के बारे में मैंने आपसे बताया कि मछली किस फॉर्म में करेगी, अमोनिया गैस के रूप में करेगी। जबकि जो पक्षी हो यानी कि बर्ड हो या छिपकली हो या सर्प हो, वो अपने शरीर से जो अपना अपशिष्ट है, जो गंदा जो अपना जो मल मूत्र है वो किस फॉर्म में रिलीज करती है, वो करती है अर्धघन यानी कि सेमी सॉलिड फॉर्म में रिलीज करती है, जिसमें क्या होता है, यूरिक अम्ल होता है। और ये यौगिक किस रंग का होता है, सफेद रंग का पाया जाता है। मनुष्य की बात करें तो यूरिया रिलीज करेगा। यूरिक और यूरिया में आप कंफ्यूज ना होए कि यूरिक अम्ल होता है, एक यूरिया होता है। मनुष्य यूरिया फॉर्म में रिलीज करता है, जबकि जो बर्ड है या छिपकली है, सर्प है, वो किस फॉर्म में रिलीज करिएगा, यूरिक अम्ल के फॉर्म में रिलीज करेगा, जो क्या होगा, सफेद रंग का पाया जाएगा और सेमी सॉलिड फॉर्म में क्या पाया जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन है पौधों के संवहन उत्तकों के नाम लिखिए। जो पौधों का संवहन है, जो संवहन उत्तक है वो कितने प्रकार के होते हैं, पूछा गया है। तो दारू और पोषवाह क्या होते हैं, पौधों के संवहन उत्तक होते हैं, टिश्यू होते हैं। दारू को क्या कहा जाता है, जाइलम कहा जाता है। और पोषवाह किसे कहते हैं, ये किसे कहते हैं, फ्लोएम को कहते हैं। पूछा जा सकता है दारू यानी कि जाइलम। अगर आपको जाइलम ना लिखा है, वहां पे दारू लिखा है, तब भी आप कंफ्यूज ना हुए। दारू का मतलब ही जाइलम है, पोषवाहक का मतलब क्या है, फ्लोएम होता है। अगला क्वेश्चन है पत्तियों में तैयार स्टार्च मंड पौधे के अन्य भागों तक किस उत्तक के द्वारा पहुंचाया जाता है, पोषवाह के द्वारा पहुंचाया जाता है, यानी कि फ्लोएम के द्वारा पहुंचाया जाता है। ये
बहुत बार क्वेश्चन बनता है कि जो पत्तियों में जो स्टार्च यानी कि मंड है उसको जो पौधे के विभिन्न भाग है, क्योंकि उसको भोजन चाहिए होता है तो वो भोजन पहुंचाने का कार्य किसका होता है। यहाँ पे मंड यानी कि स्टार्च का मतलब क्या है, भोजन का। इसका यहाँ पे मतलब है कि भोजन का मतलब है यहाँ पे कि भोजन किसके द्वारा पहुंचाया जाता है, तो फ्लोएम के द्वारा यानी कि पोषवाहक के द्वारा पहुंचाया जाता है। इंपोर्टेंट रहेगा, पूछा जाता है पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित पोषक पत्तियों तक कैसे पहुंचाए जाते हैं। जो पौधों के द्वारा जो जड़ों के द्वारा जो अवशोषित पोषक है और उसको पत्तियों तक कौन पहुंचाता है, वो पहुंचाता है जाइलम यानी कि दारू के द्वारा पहुंचाया जाता है। इंपोर्टेंट है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में तैयार मंड पौधे के अन्य भागों तक कैसे पहुंचाया जाता है, तो फ्लोएम के द्वारा यानी कि पोषवाहक के द्वारा पहुंचाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के जब होता है तब क्या करेगा, हमारा जो पौधा है वो अपना भोजन बनाता है और भोजन बनाने से उसको विभिन्न भागों तक कौन पहुंचाएगा, वो पहुंचाएगा फ्लोएम यानी कि पोषवाहक के द्वारा पहुंचाया जाता है। पूछा जा सकता है, इंपोर्टेंट रहेगा। आगे क्वेश्चन है पादपों के मूल सतह का क्षेत्रफल किसके द्वारा बढ़ाया जाता है, तो मूल रोम के द्वारा उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ाया जाता है पौधे का। अगला क्वेश्चन है मूल रोमों के द्वारा सतह क्षेत्र किसके द्वारा बढ़ाया जाता है, तो मूल रोमों के द्वारा क्या किया जाता है, सतह क्षेत्र पर बढ़ाया जाता है। अगला क्वेश्चन है वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं, जो वाष्पोत्सर्जन है वो कहते हैं पौधों की पत्तियों से जब जल का क्या होता है, ह्रास होता है, इनकी जल की कमी होने लगती है तो वो क्या कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। क्योंकि पत्तियों में क्या पाया जाता है, पानी भी पाया जाएगा, वो अगर उसका जो है वाष्पोत्सर्जन हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, यानी कि जल की वहां पे क्या हो रही है, कमी हो रही है। अगला क्वेश्चन है वाष्पोत्सर्जन के द्वारा पौधों में कौन सा बल उत्पन्न होता है, यानी कि जब वाष्पोत्सर्जन होता है तो वहां पे कौन सा बल कार्य करता है, अभिकर्षण या खिंचाव का बल कार्य करता है। पूछा जा सकता है कि वाष्पोत्सर्जन में कौन सा बल कार्य करता है, तो अभिकर्षण या खिंचाव बल उत्पन्न होता है। उत्सर्जन किसे कहते हैं, तो उत्सर्जन कहते हैं हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है उत्सर्जन तंत्र किसे कहते हैं, तो उत्सर्जन तंत्र अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में सहायक अंगों के समूह को क्या कहा जाता है, उत्सर्जन तंत्र कहा जाता है। ये तो आप कर ही लेंगे वैसे भी। अगला क्वेश्चन है मानव किन किन पदार्थों को अपशिष्टों के रूप में बाहर निकालता है, तो जो ह्यूमन बीइंग है उसके जो अपशिष्ट है वो किस रूप में बाहर निकलते हैं, तो निकलते हैं मल के रूप में, CO2 गैस के रूप में, पसीना और मूत्र के रूप में क्या निकलते हैं, बाहर निकलते हैं। मानव शरीर से जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं हमारे शरीर में वो किस रूप में निकलेंगे, मल, CO2, पसीना और मूत्र के रूप में क्या निकलते हैं, बाहर निकलते हैं। अगला क्वेश्चन है वृक्क किस अपशिष्ट को बाहर निकालते हैं, तो वृक्क मूत्र को क्या निकालते हैं, बाहर निकालते हैं। अगला क्वेश्चन है धमनियों, ये धमनिया होगा, धमनियों का क्या कार्य है, तो धमनिया का क्या कार्य है कि हृदय से जो ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को क्या करेगा, शरीर के सभी भागों तक पहुंचाने का कार्य क्या है, धमनी का है। सिरा का क्या कार्य होगा, CO2 गैस समृद्ध रक्त को जो शरीर के विभिन्न भाग है वहां से वापस हृदय में लाने का कार्य किसका होगा, सिरा का होगा। धमनी का कार्य उल्टा है और सिरा का कार्य क्या है, उल्टा है। धमनी में सभी क्वेश्चन बनता है कभी कि धमनी में शुद्ध रक्त बहेगा या अशुद्ध रक्त बहेगा, तो धमनी में क्या होता है, शुद्ध रक्त बहता है, जबकि सिरा में क्या होता है, अशुद्ध रक्त बहता है। क्योंकि धमनी क्या करता है, जो ऑक्सीजन समृद्ध रक्त है, जो शुद्ध रक्त कहलाता है, उसको सभी भागों तक पहुंचाता है धमनी, जबकि रक्त जो CO2 गैस समृद्ध रक्त को हृदय में लेने के कार्य सिरा का है, जो कि कहलाता है अशुद्ध रक्त कहलाता है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्लोरोफिल युक्त पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से किसका संश्लेषण करती है, तो कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन का संश्लेषण करती है।
अगला क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट पादपों में किस रूप में परिवर्तित हो जाता है। जो कार्बोहाइड्रेट जो पत्तियां हैं उनमें किस रूप में परिवर्तित होगा, मंड या स्टार्च के रूप में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट की क्रिया होने के बाद क्या होते प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होने के बाद क्या होगा, जो कार्बोहाइड्रेट होगा वो मंड और स्टार्च के मंड या स्टार्च इसे कहें उसमें क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। कार्बोहाइड्रेट किससे बनते हैं, ये किससे होगा, कार्बोहाइड्रेट किस किस तत्वों से बनते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है पादपों में प्रोटीन के रूप में कौन सा पदार्थ उपस्थित रहता है। जो पादप है वो पौधे हैं वो प्रोटीन, उनमें जो प्रोटीन पाया जाता है वो किस फॉर्म में पाया जाता है, नाइट्रोजनी पदार्थ के रूप में पाया जाता है। इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ऐसा उल्टा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नाइट्रोजनी जो पदार्थ हैं पौधों में किस रूप में पाए जाते हैं, तो प्रोटीन का कार्य करते हैं वो। और ऐसा जो जैसे क्वेश्चन मैंने लिखा है ऐसे ही क्वेश्चन भी बन सकता है कि पादपों में प्रोटीन के रूप में कौन सा उपस्थित पदार्थ रहता है, तो रहता है नाइट्रोजनी पदार्थ। अगला क्वेश्चन है क्या पादप नाइट्रोजन को गैसीय रूप में ग्रहण करते हैं, तो नहीं। जो पादप है वो जो नाइट्रोजन है, जो हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन पाई जाती है उसको गैसीय फॉर्म में एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जबकि जो हमारे जो पौधे हैं उनमें कुछ ऐसे जीवाणु पाए जाते हैं जो उस नाइट्रोजन को क्या करेंगे, नाइट्रोजनी यौगिकों में चेंज करेंगे, फिर क्या करेंगे, उसको ग्रहण करते हैं। जो कार्य करेगा प्रोटीन का कार्य करता है। इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि गैस के रूप में ग्रहण करते हैं, नहीं करते हैं। जबकि नाइट्रोजनी यौगिकों के रूप में ग्रहण करेंगे और वो क्या करेगा, प्रोटीन का कार्य करता है किसमें, पौधों में। ठीक। अगला क्वेश्चन है क्या शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जो शैवाल होते हैं वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण के दौरान वो अपना भोजन नहीं बना पाते हैं। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है पादपों में मंड की उपस्थिति क्या दर्शाती है। यानी कि जो अगर पादप में क्या हो रहा है, मंड बन रहा है, यानी कि उसमें जो है स्टार्च बन रहा है, तो वो क्या दर्शाएगी कि प्रकाश संश्लेषण की का होना दर्शाती है। अगर आप देख रहे होंगे कि जहाँ पे अगर आप क्या करें, यहाँ पे एक टेस्ट भी दिया जा सकता है कि ये एनसीईआरटी में टेस्ट भी है कि अगर एक पौधा है, अगर आप क्या करेंगे उसको काले रंग के जो कपड़ा है उससे लपेट देंगे उसकी एक पत्ती को, और उसे क्या करेंगे, धूप की जगह भी नहीं रखेंगे, तो दूसरे दिन देखेंगे आपके वहाँ पे जो कपड़ा खोलेंगे, बाद में वो काले रंग का जो कपड़ा आपने बांधा था उसको निकालेंगे, तो वहाँ पे जो है जो पत्ती हरी ना रह के वो थोड़े से उसका कलर क्या होगा, चेंज हो जाएगा। वो क्या दर्शाएगा, प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ, ये वो क्या करेगा, दर्शाएगा। यानी कि वहाँ पे जो है मंड नहीं बना है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया वहाँ पे नहीं हुई है, ये वहाँ पे दर्शाया गया है। ठीक। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मंड क्या दर्शाता है। अगर पौधे में मंड उपस्थित है तो वो क्या दर्शाएगा, यहाँ पर जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है। अगर वहाँ पे मंड नहीं है तो वो क्या दर्शाएगा कि यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हुई है। ठीक। अगला क्वेश्चन है क्या लाल, भूरे अथवा अन्य वर्णक में क्लोरोफिल पाया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो हरे पौधे हैं उनमें ही क्लोरोफिल पाया जाता है। सभी पौधों में क्या होता है, जो लाल, पीले, हरे जो भी पौधे हैं उनमें क्या होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है मरुस्थलीय पादपों में वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल क्षय को कम करने के लिए पत्तियां किस रूप में आ जाती है। यानी कि अगर जो हमारे जो मरुस्थलीय पौधे हैं उनके जो पत्तियां हैं वो क्या करेंगे, उनमें जो होता है वहाँ मरुस्थल में आपको पता होगा कि वाटर की कमी रहती है, तो वहाँ पे अगर कोई पौधा उगा है तो वो क्या करेगा, उसका वाष्पोत्सर्जन क्या हो, कम हो, उसके लिए क्या करेगा, उसकी जो पत्तियां हैं वो स्थूल रूप में क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक। वो स्थूल रूप में क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, और स्थूल रूप में चेंज होने से क्या होगा, उसको जो वाष्पोत्सर्जन है उसमें क्या होगी, कमी हो जाएगी। आगे क्वेश्चन है मरुस्थलीय पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को
क्रिया कहाँ होती है। जो मरुस्थलीय पौधे हैं उनकी जो पत्तियां हैं वो तो मैंने आपको बता दिया कि वो स्थूल रूप में आ जाती है, जिससे उसका वाष्पोत्सर्जन क्या हो, कम हो। तो उसके जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो कहाँ पे होगी, तनों में होती है, पूछा जा सकता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, इसे आप जरूर नोट कीजिएगा कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है मरुस्थलीय पौधों में वो कहाँ पे होती है, तनों में होती है। तने क्या होते हैं उसके, हरे रंग के होते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है विषमपोषी पादप किसे कहते हैं। जो विषमपोषी पादप है वो किसे कहा जाता है, क्वेश्चन है। तो वह पादप जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, वह अन्य पादपों पर, ये पादप होगा, अन्य पादपों पर निर्मित भोजन पर निर्भर करते हैं, वो क्या कहेंगे, विषमपोषी पादप कहेंगे। यानी कि एक पौधे ने भोजन बनाया तो वो क्या करेगा, दूसरा जो पौधा है जहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न नहीं हो पा रही है, वो खुद अपना भोजन नहीं बना पा रहा है, वो क्या करेगा, उस भोजन पे क्या करे, उस जो दूसरा पौधा है उस पे क्या रहेगा, डिपेंड रहेगा। तो उसको क्या कहेंगे, विषमपोषी पादप कहेंगे। यानी कि वो अपना भोजन नहीं बना पा रहा है, जबकि दूसरे का भोजन क्या कर रहा है, ले रहा है। दूसरा जिसने भोजन बनाया था, दूसरे पौधे ने उसका भोजन ले रहा है, तो ऐसा जो पौधा है वो क्या कहेगा, विषमपोषी पादप कहलाता है। इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है क्या अमरबिल पौधा अपना भोजन स्वयं बना पाते हैं। जो अमरबिल ऐसा एक पौधा है जो अपना भोजन नहीं बना पाता है, क्योंकि जो अमरबिल है वहाँ पे क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। अमरबिल जो पौधा है उनमें क्या होता है, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, इसलिए वो अपना भोजन खुद नहीं बना पाता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जो अमरबिल पौधा है वो भोजन कहाँ से प्राप्त करेगा। यानी कि वो अपना उसको क्या कहेंगे, उसको जीवित रहने के लिए उसको कुछ क्या चाहिए, अपना भोजन चाहिए। तो भोजन कहाँ से प्राप्त करेगा। अमरपेल पौधा क्या होता है, आरोहित रहता है दूसरे पौधे पे, यानी कि दूसरे पौधे पे क्या रहेगा, आरोहित रहेगा। वहां से क्या करेगा, वो अपना भोजन क्या करेगा, लेगा। उस पौधे जहाँ पे वो आरोहित रहा था, जिस पौधे पे, उस पौधे से क्या करेगा, अपना भोजन प्राप्त करता है। ठीक, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि अमरबिल अपना भोजन स्वयं बनाता है। तो अमरबिल एक ऐसा पौधा है जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता है, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। तो वो कहाँ से प्राप्त करेगा, जहाँ पे वो आरोहित रहेगा, जिस पौधे पे आरोहित रहेगा उस वहां से क्या करेगा, अपना भोजन प्राप्त करता है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। क्वेश्चन है क्या अमरबिल पौधा अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते। तो नहीं है। किस पादप में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। तो अमरबिल एक ऐसा पौधा है जहाँ पे क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है अमरबिल किससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो अमरबिल अपना जो भोजन है वो करते हैं जिस पर वो आरोहित रहेंगे, जिस पौधे पे वो आरोहित रहेंगे वहां से क्या करेंगे, अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे एक ये भी फैक्ट है कि ऐसी जो पौधे जो दूसरे से अपना भोजन प्राप्त करते हैं वो क्या कहलाते हैं, परपोषी पादप भी कहलाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है कौन सा पादप जंतुओं अथवा जीवों का भक्षण करता है। यानी कि कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो जंतुओं यानी कि कीटों का भक्षण करते हैं। तो घटपर्णी एक ऐसा पादप है जो क्या करता है, जंतुओं या कीटों का भक्षण करता है। क्योंकि जैसे एक पौधा है, ये घटपर्णी पौधा है, ये इसका जो पत्ती होती है कुछ इस आकार की होती है, कुछ इस प्रकार की होगी। यहाँ पे कुछ ऐसे रंध्र जैसे पाए, रंध्र नहीं कहूँगी, यहाँ पे सूल टाइप के पाए जाते हैं। कुछ ऐसे गोला आकार के और बीच में कुछ कटोरे जैसे आकार होती है। यहाँ पे क्या करते हैं, अगर यहाँ पे कोई कीट प्रवेश कर रहा है तो ये क्या करेंगे, अपने जो कांटे जैसे यहाँ पे पाए जाते हैं उस पे क्या करेंगे, वो फंस जाएंगे और उससे क्या करेंगे, अपना भोजन बनाते हैं। कौन, घटपर्णी पादप। यानी कि जो घटपर्णी पादप है वो क्या करेंगे, कीटों का भक्षण करते हैं, वहीं से अपना भोजन बनाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है हरे पौधे किस प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। तो जो हरे पौधे हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड पौधे में डैश डैश द्वारा प्रवेश करते हैं, यानी किसके द्वारा प्रवेश करते हैं। यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 गैस है, वो कैसे प्रवेश करेगी पौधे में, वो करेगी रंध्र या ऐसा स्ट्रोमेटा कहा जाता है, वहां से क्या करती है, CO2 गैस प्रवेश करती है। ठीक, वहां से अब वहां पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा क्या करेंगे, वो मंड का निर्माण करेंगे, O2 का निर्माण, यानी कि ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं और भोजन बनाते हैं। ठीक,
अगला क्वेश्चन है पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज पत्तियों तक किसके द्वारा पहुंचाया जाता है, यानी कि जो जड़ों द्वारा अवशोषित जो जल है और जो खनिज है वो किसके द्वारा पौधों के विभिन्न भागों तक वो पहुंचाने का कार्य कौन करता है, तो वो करता है जाइलम द्वारा किया जाता है। तो जाइलम द्वारा क्या किया जाता है, जो जल और खनिज जो जड़ों द्वारा अवशोषित किया गया था उसको विभिन्न भागों तक, पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य किसका होता है, जाइलम का होता है। या ऐसा भी हो सकता है वाहिकाएं, सिर्फ वाहिकाएं दी हो तब भी आप करिएगा, जाइलम का नाम दिया हो तब भी आप उसे टिक करिएगा। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम किसे कहते हैं। जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम है हरे पौधे द्वारा जल खनिज CO2 के द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मंड का बनाना क्या कहलाता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहलाता है। यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होगी, जब जल खनिज कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा क्या होगा, अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होने से क्या बनेगा, मंड बनेगा। तो वो क्रिया क्या कहलाएगी, हमारी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहलाती है। अगला क्वेश्चन है कौन सी फसलें मृदा को नाइट्रोजन प्रदान करती हैं, तो दलहनी जो फसलें हैं वो क्या करती है, मृदा को नाइट्रोजन प्रदान करती है। इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है प्रोटीन में मुख्यतः नाइट्रोजन अवयव पाया जाता है, यानी कि प्रोटीन में मुख्यतः कौन सा अवयव पाया जाता है, तो प्रोटीन में मुख्यतः कौन सा अवयव पाया जाता है, नाइट्रोजन अवयव पाया जाता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि जो हमारे पौधे हैं वो नाइट्रोजनी यौगिक के रूप में उपस्थित रहते हैं, जो पौधों में किसका कार्य करते हैं, प्रोटीन का कार्य करते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है कौन से जीव वायुमंडलीय नाइट्रोजन को जल में घुलनशील नाइट्रेट्स में बदलने की क्षमता रखते हैं। तो जीवाणु जो है वायुमंडल में जो नाइट्रोजन को जल में घुलनशील नाइट्रेट्स में बदलने की क्षमता रखते हैं। इनकी बैक्टीरिया क्या करते हैं, जो नाइट्रोजन है जो हमारे वायुमंडल में पाया जाता है उसको क्या करते हैं, नाइट्रेट्स में बदल देते हैं। अगला क्वेश्चन है अमरबेल परजीवी क्यों है, यानी कि अमरबेल परजीवी क्यों है, क्योंकि अमरबेल में क्लोरोफिल के अभाव के कारण यह अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता है और दूसरों से क्या करता है, भोजन प्राप्त करता है, इसलिए इसे किस कैटेगरी में रखा गया है, परजीवी कैटेगरी में रखा गया है। अगले क्वेश्चन है कीटभक्षी पौधों के नाम बताए। कीटभक्षी के मैंने आपसे बता दिया कि जो पादप क्या करते हैं, कीट का भक्षण करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, उसे कीटभक्षी पादप कहा जाता है। तो कीटभक्षी पादप में घटपर्णी पादप, ब्लैडर वर्ड क्या आते हैं, कीटभक्षी की कैटेगरी में आते हैं। अक्सर पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि ब्लैडर वर्ड कैसा पौधा है, तो कीटभक्षी पौधा है। ठीक, अगला क्वेश्चन है लाइकेन में कौन कौन से पौधे के साथ रहते हैं, तो लाइकेन में शैवाल तथा फफूंद क्या रहते हैं, साथ साथ रहते हैं। इनकी लाइकेन एक ऐसा पौधा है जहाँ पे क्या रहेंगे, शैवाल भी रहेगा और फफूंद भी रहेगा, क्योंकि इनको एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है। शैवाल और फफूंद को क्या करेगा, एक दूसरे की ज़रूरत हमेशा पड़ती है। अगला क्वेश्चन है मृतजीवी किसे कहते हैं, जो जीव मरे गले सड़े जीवों से ही अपना भोजन बना लेते हैं उसे क्या कहेंगे, मृतजीवी पौधे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दो मृतजीवियों के नाम लिखिए। तो मृतजीवी पौधों में कौन आता है, मशरूम और कुकुरमुत्ते किस में आता है, मृतजीवी में आता है। अगला क्वेश्चन है जो हरे पादप अपना भोजन अपना खाद्य स्वयं नहीं बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, जो पादप ऐसे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे क्या कहा जाता है, स्वयंपोषी कहा जाता है। यानी कि स्वयं अपना भोजन बना रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे, स्वयंपोषी पादप कहेंगे। अगला क्वेश्चन है पादपों द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडारण किस रूप में किया जाता है, तो पादपों द्वारा जो संश्लेषित खाद्य है उसका जो भंडारण है वो मंड के रूप में किया जाता है। कि मंड किसका कार्य करेगा, भोजन का कार्य करता है पौधों में। ठीक, अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में जिस वर्णक द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित रहती है उसे क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहलाता है। इनके क्लोरोफिल के कारण ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या हो रही, संपन्न हो रही है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से CO2 लेकर किसका उत्पादन करते हैं, तो स्टार्च का उत्पादन करते हैं। ठीक, यह आपको मैंने पहले भी बता दिया है।
अगला क्वेश्चन है वह पादप जिसमें स्वयंपोषी एवं विषमपोषी दोनों प्रणाली पाई जाती है वो क्या कहलाती है, वो सहजीवी कहलाती है। यानी कि स्वयं पोषण भी पाया जाए, यानी स्वयं को पोषण भी कर रहा है, विषम पोषण यानी कि दूसरे से अपना भोजन भी प्राप्त कर रहा है, तो ऐसे पौधों को क्या कहा जाता है, सहजीवी कहा जाता है। ठीक, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि सहजीवी किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है वे रंध्र जिनके द्वारा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान विनिमय होता है उसे क्या कहा जाता है, तो वो उसे कहा जाता है स्टोमेटा, जहाँ से क्या होगी हमारी CO2 गैस क्या होगी अंदर होगी और उसको क्या कहेंगे, वो रंध्र पाए जाएंगे पत्तियों में, उसको क्या कहा जाता है, स्टोमेटा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्या प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। क्वेश्चन पहले से बहुत बार पूछा गया है कि जो सौर ऊर्जा है वो रासायनिक प्रक्रिया है या भौतिक प्रक्रिया है, तो सौर ऊर्जा जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है वो क्या होती है, रासायनिक प्रक्रिया होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्या कवकों में क्लोरोफिल पाया जाता है, जो कवक होते हैं उनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्या कवक प्रायः कवक जो होते हैं, जो फफूंद होती है वो कहाँ उगते हैं, जो वो उगते हैं अचार जैसे चमड़े, कपड़े, बासी, डबल रोटी पर उगते हैं कौन, कवक। ठीक, अगला क्वेश्चन है कवक किस ऋतु में सर्वाधिक उगती है, जो कवक होती है वो वर्षा ऋतु में क्या होती है, सर्वाधिक उगती है। अगला क्वेश्चन है कवक कवक जनन कैसे करती है, इनके कवकों में जनन किस प्रकार से पाया जाता है, तो बीजाणु जनन करती है कौन, कवक। इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। मृदा में उर्वरक एवं खाद क्यों मिलाए जाते हैं, तो मृदा में जो उर्वरक एवं खाद मिलाने का कारण क्या है, पोषक तत्वों को पूरा करने का कारण क्या है, जो पोषक तत्वों की कमी हो रही थी उनको पूरा करना के लिए क्या मिलाया जाता है, खाद मिलाया जाता है। इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट हमारे भोजन में किस रूप में उपस्थित रहता है, तो कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे भोजन में मंड या शकरा के रूप में उपस्थित रहता है। इंपॉर्टेंट है, जो कार्बोहाइड्रेट है जो हमारा वो किस रूप में उपस्थित रहेगा हमारे भोजन में, मंड और शकरा के रूप में उपस्थित रहता है। यहाँ से ह्यूमन मीन की बात आ गई है। अगला क्वेश्चन है भोजन में कार्बोहाइड्रेट की जांच के लिए परीक्षण कैसे किया जाता है, यानी कि जो हमारा भोजन है जो हम खा रहे हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं है, उसका जांच करने के लिए भी परीक्षण किया जाता है। तो उसका परीक्षण कैसे किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। यदि क्या करें हम खाद्य पदार्थ यानी कि भोजन लें और उसमें तनो आयोडीन अम्ल की जो है 2-3 बूंदें डालें, तो उससे क्या अगर नीला या लाल रंग नीला या काला रंग प्राप्त हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है, इस भोजन में क्या है, कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। जो कार्बोहाइड्रेट है उसकी जांच के लिए क्या मिलाया जाता है, तो तनो आयोडीन विलयन मिलाया जाता है। अगर वहाँ पे कौन सा रंग प्राप्त हो रहा है, नीला या काला रंग प्राप्त हो रहा है, तो वहाँ पे हम क्या देखेंगे, यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। इस भोजन में क्या है, कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। दूसरा क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट के स्रोत बताइए, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का क्या क्या स्रोत है, गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, आम, तरबूज, पपीता, गन्ना में क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है वसा और कार्बोहाइड्रेट में से किससे हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, यदि हमें वसा दिया जाए या कार्बोहाइड्रेट दिया जाए, तो इन दोनों में से हमें अधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, तो कार्बोहाइड्रेट से होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है और आगे भी पूछा जा सकता है कि वसा और कार्बोहाइड्रेट अगर हम दोनों ले रहे हैं तो किससे हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, तो कार्बोहाइड्रेट से होती है। अगला क्वेश्चन है प्रोटीन का परीक्षण कैसे किया जाता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट में क्या मिलाया, तनु आयोडीन अम्ल मिलाया और उसे नीला या काला रंग प्राप्त हो रहा था, तो वहाँ पे क्या लग रहा था पता हमें कि यहाँ पे क्या है, हमारा कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। अगर हमको प्रोटीन के लिए परीक्षण करना है तो हमको क्या लेना होगा, भोजन लेना होगा जो हम खा रहे हैं, और उसमें 2 बूंदें कॉपर सल्फेट की डालनी होगी और 10 बूंदें कास्टिक सोडा की डालनी होगी। अगर हमको वहाँ पे बैंगनी रंग प्राप्त हो रहा है, तब क्या कहेंगे हम, यहाँ पे इस भोजन में क्या है, प्रोटीन उपस्थित होता है। ठीक, यानी कि प्रोटीन के परीक्षण के लिए हमें कॉपर सल्फेट की आवश्यकता पड़ रही है और कास्टिक सोडा की क्या पड़ रही है, आवश्यकता पड़ रही है। अगर बैंगनी रंग प्राप्त हो रहा है तब क्या कहेंगे हम, यहाँ पे प्रोटीन उपस्थित है। ठीक, अगला क्वेश्चन है प्रोटीन की कमी से हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर हम क्या कर रहे हैं, प्रोटीन की कमी हो रही है हमारे भोजन में लगातार, तो क्या होगा, हमारी जो शरीर की जो वृद्धि है वो क्या हो रही है, अवरुद्ध हो जाती है। तो प्रोटीन की कमी के कारण हमारी जो शरीर की जो वृद्धि है वो क्या हो जाती है, रुकनी शुरू हो जाती है। तब
अगला क्वेश्चन है प्रोटीन के स्रोत बताइए, यानी कि प्रोटीन के क्या क्या स्रोत हैं। तो प्रोटीन में पादप स्रोत की बात करें तो चना दाल, राजमा, तुअर दाल, मटर, सोयाबीन क्या है यहाँ पे प्रोटीन के स्रोत है। अगर जंतु स्रोत की बात करें तो जंतु में क्या है, मांस, मछली, पनीर, अंडा क्या है इसके जो है जंतु स्रोत है किसके, प्रोटीन के। अगला क्वेश्चन है किस भोजन को शरीरवर्धक भोजन कहा जाता है। तो प्रोटीन युक्त भोजन को क्या कहा जाता है, शरीरवर्धक भोजन कहा जाता है, क्योंकि ये शरीर की वृद्धि में हमारा इंपॉर्टेंट रोल रहता है किसका, प्रोटीन का। अगला क्वेश्चन है वसा के लिए परीक्षण कैसे किया जाता है। तो वसा के का परीक्षण भी किया जाता है। तो कैसे किया जाता है, प्रोटीन का परीक्षण आपने देख लिया, कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण आपने लिख लिया, वसा के परीक्षण कैसे करेंगे, अगर हम के जो भोजन ले रहे हैं अगर हम उसे कागज में रखें और बाद में उसे थोड़ा सा दबाएं, अगर हमको क्या मिल रहा है तेल के धब्बे जैसे वहाँ पे उस कागज में दिखाई पड़ रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे इस भोजन में क्या है, वसा उपस्थित होती है। ठीक। अगला क्वेश्चन है वसा के स्रोत बताइए, इनकी वसा के क्या क्या स्रोत है। तो वसा का पादप स्रोत भी है और जंतु स्रोत है। पादप स्रोत में क्या आ जाता है, सूरजमुखी का तेल, सरसों का तेल, नारियल का तेल क्या आ जाता है, वसा वसा जो हम क्या कहते हैं, वसा प्रदान करते हैं। अगर जंतु स्रोत के बारे में बात करें तो मछली, अंडा से या दूध, मक्खन से क्या होता है, हमें वसा प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है हमारे शरीर में कौन कौन से खनिज लवण पाए जाते हैं। तो आयोडीन, फास्फोरस, कैल्शियम क्या पाए जाते हैं, हमारे शरीर में खनिज लवण पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है रुक्षांश को किस नाम से जाना जाता है। तो रुक्षांश होता है वो उसे आहारी रेशे के नाम से जाना जाता है। इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है, जरूर याद रखिएगा कि रुक्षांश को किस रूप में जाना जाता है, आहारी रेशे के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्या हमारे शरीर को रुक्षांश पोषण प्रदान करता है। क्या रुक्षांश जो है हमारे शरीर को पोषण प्रदान नहीं करता है। तो हमारा रुक्षांश क्या करता है इसके बारे में भी जानेंगे। तो रुक्षांश किन में पाया जाता है, रुक्षांश जो पाया जाता है दाल और सब्जियों में क्या पाया जाता है, रुक्षांश उपस्थित रहता है। अगला क्वेश्चन है बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में कौन सहायता करता है। तो रुक्षांश इसमें क्या करता है, बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में जो कार्य करता है वो करता है रुक्षांश। रुक्षांश जो है हमारा कोई पोषण प्रदान नहीं करता है, बट क्या करता है, हमारे जो बिना जो पचा भोजन है उसको बाहर निकालने में क्या करता है, मदद करता है। अगला क्वेश्चन है विटामिन ए से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ए से दृष्टिहीनता रोग होती है। अगर विटामिन ए की कमी हो रही है तो दृष्टिहीनता होगी। कौन से विटामिन हमारी त्वचा, आंखों को स्वस्थ रखता है। तो विटामिन ए जो होता है, अगर हम विटामिन ए अच्छी मात्रा में ले रहे हैं तो हमारी त्वचा और आंखों को क्या रहता है, स्वस्थ रखता है। अगला क्वेश्चन है विटामिन बी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन बी से बेरी रोग होता है। अगला क्वेश्चन है विटामिन सी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन सी से स्कर्वी रोग पाया जाता है। अगर विटामिन सी की कमी हो रही है हमारे शरीर में तो स्कर्वी रोग होता है। अगला क्वेश्चन है मसूड़ों से क्यों निकलना, घाव बनने में अधिक समय लगना किस विटामिन की कमी से होता है। तो वो होता है विटामिन सी की कमी से हो रहा है। यानी कि अगर हमारे जो मसूड़े हैं उनसे खून निकल रहा है लगातार और क्या हो रहा है, घाव बनने में अधिक समय लग रहा है, तो वो क्या करेगा, हमारे विटामिन सी की कमी हो रही है। भोजन को ज़्यादा पकाने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है। क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है। अगर हम भोजन को ज़्यादा पका रहे हैं, ज़्यादा देर तक पका रहे हैं, तो विटामिन सी क्या हो जाता है, वहाँ पे नष्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है विटामिन डी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन डी से रिकेट्स रोग होता है। अगला क्वेश्चन है हड्डियों को मुलायम अगर हमारी जो हड्डियां हैं वो विटामिन जो मुलायम हो रही है तो वो किसकी कमी के कारण हो रही है, विटामिन डी की कमी के कारण हो रही है। पूछा जा सकता है कि जो हमारी हड्डियां हैं वो मुलायम जो होती है किस कारण हो जाती है। तो हो जाती है विटामिन डी के कारण, क्योंकि जो हमारी हड्डियां होती है कठोर में पाई जाती है, अगर मुलायम हो रही है तो किसके कारण हो रही है, विटामिन डी की कमी के कारण हो रही है। इतना मैंने आपसे बता दिया है। आई होप आपको जो है जो साइंस की मैराथन क्लास है वो पसंद आई होगी। ऐसे ही मैं आपकी मैथ्स की मैराथन क्लास भी बनाऊंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तब अगर आप टॉपिक वाइज जो है वीडियोस देखना चाहते हैं साइंस की, तो आप वो भी देख सकते हैं। वो मैंने डिटेल में करा रखा है, क्योंकि ये तो मैंने वन लाइनर फॉर्म में क्वेश्चन के फॉर्म में लिए थे। ये आपके लिए एग्जाम से एक दिन पहले आप ज़रूर देखें इसे, क्योंकि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। क्योंकि जो आगे आने वाले एग्जाम है इसमें मैंने सारे जो टॉपिक है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो कवर कर दिए हैं। अगर यहाँ पे कुछ और भी बचता है तो मैं और भी जो है वीडियो बना दूंगी इसमें। ठीक, पार्ट 2 इसका
तो आप इसे ज़रूर देखें और मुझे क्या करें, सपोर्ट करें। अगर आप मैथ्स की जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है वो देखना चाहते हैं, पेपर 2 का जो ऑनलाइन पेपर हुए थे दिसंबर और जनवरी मंथ में, तो वो भी मैंने करा रखे हैं, वो भी आप देख सकते हैं क्योंकि वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। क्योंकि वहाँ पे मैंने बहुत सारे पेपर बना रखे हैं, आपको ये समझ में आ जाता है कि पेपर कैसा आता है, किस तरीके से आता है और कैसे सॉल्व होता है और किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, उसके बारे में आपको आसानी से पता लग जाता है। तो आप उसे भी देख सकते हैं। आप क्या करें, इसको ज़रूर देखें और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए क्योंकि दूसरे को भी फ़ायदा होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आती है वीडियो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।